नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है और इराक के यूएस कॉन्सुलेट पर ईरान ने हमला किया है। कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं और यूएस कॉन्सुलेट में भारी तबाही हुई है। बताया जा रहा है रात 3:30 पर यह हमला किया गया। जवाब में 3 अमेरिकी फ्लाइट प्लेन ने उड़ान भर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इराक के यूएस कॉन्सुलेट पर हमला किया गया है और ईरान ने रात 3:30 बजे यह हमला किया। और अब बताया जा रहा है जवाब में 3 अमेरिकी फाइटर्स उड़ान भर चुकी है। पहले ही अंदेशा जताया जा रहा था कि अमेरिका इस पर चुप नहीं बैठेगा। जिस तरीके से यूएस कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया, अमेरिका तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि इसमें किसी भी तरह की कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन यूएस कॉन्सुलेट जल गया। 3 मिसाइलें दागी गई उसके ऊपर और कुल मिलाकर 12 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी हैं इरबिल शहर पे, जिसमें कई मीडिया संस्थान के धाराशायी होने की भी खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं कल रात 3:30 बजे जब यह हमला किया गया। इराक का इरबिल शहर दहल उठा इन हमलों से। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है और बताया जा रहा है कि यूएस कॉन्सुलेट पर 6 मिसाइलें ईरान ने दागी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रात 3:30 बजे जब ईरान ने इराक के इरबिल शहर पे हमला करते हुए यूएस कॉन्सुलेट को निशाना बनाया। एक एक करके धमाके की कई आवाज सुनी गई और यूएस कॉन्सुलेट पर 6 मिसाइलें एक एक करके दागी गई। बाद में पता चला कि 6 नहीं बल्कि 12 मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से अलग अलग जगहों पर। और इसमें कुर्दिस्तान 24 एक चैनल भी तबाह हुआ है। ये रात की तस्वीर आप देख रहे हैं इरबिल शहर की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कई मिसाइलों से ईरान ने इराक के इरबिल शहर पे हमला बोला और बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े, जिसमें यूएस कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया। अब ये कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूएस कॉन्सुलेट पर जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ अधिकारी वहां पर दिख रहे हैं आपको। और संजीव त्रिवेदी लगातार इस खबर पे नजर बनाए हुए हमें अपडेट दे रहे हैं। संजीव, अब कुछ और तस्वीरें सामने आ गई हैं। यूएस कॉन्सुलेट को काफी नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, और अच्छी बात यह है कि अभी कोई हताहत होने की खबर इस तरह की नहीं आई है या किसी के बारे में आने की कोई खबर नहीं है। ये जो जगह है जहां पर हमला हुआ है, ये जगह अमेरिकी कॉन्सुलेट का, ये वहां का जो अमेरिकी एयरबेस है, एयरपोर्ट के पास है, ये वो जगह है। और कोशिश ये की गई थी कि जो वहां पर अमेरिकी और इजरायली फाइटर्स हैं उनके ऊपर हमला किया जाए। आप जानती हैं कि वो इलाका ऐसा है जहां पर कुर्दिस्तान में अमेरिकी और इजरायली फोर्सेस तैनात हैं और यहाँ से सीरिया में ऑपरेशंस चलती हैं। और निशाना बनाया गया था, दरअसल बताया ये जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो चाहते थे कि मोसाद का जो वहां पर ट्रेनिंग सेंटर है उसके ऊपर हम हमला करें, और उन्होंने हमला किया। पिछले सप्ताह सीरिया के डेमास्कस में हमला हुआ था और उसमें ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2 सैनिक मारे गए थे और उस वक्त ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि इसका बदला लिया जाएगा। और अब बताया जा रहा है कि बदले की कार्रवाई की गई है ईरान के द्वारा और उसने इरबिल में, जो कि कुर्दों का इलाका है, वहां पर इजरायली और बेसिस पे हमले बोले हैं। हालांकि अब तक इसमें किसी के हताहत की खबर नहीं है, लेकिन खास क्षत कहूँ। जी बिल्कुल। और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें हमने अपने दर्शकों को जो वहां का जो मीडिया चैनल है कुर्दिस्तान 24, वहां पर भी हमले से जो नुकसान पहुंचा है उसकी तस्वीर भी हमने संजीव दिखाई है। 3:30 बजे ये हमला हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका इस पर क्या एक्शन लेता है। हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं, उनके पास हम आएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जुड़ रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक एक करके, और इन सभी के पास हम जाएंगे। सबसे पहले प्रोफेसर महेंद्र सिंह, आपके पास आते हुए जानना चाहेंगे आपसे कि इस हमले को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अब तमाम बातें सामने आ रही हैं कि ये किस तरीके से, क्या सोचकर यह हमला किया गया है। इस वक्त इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पहले चीन, फिर रशिया
अब ईरान जो है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नर्व टेस्टिंग है। वो किसी ने थे उनको जो है अब ईरान भी जो है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है मुझे लगता है कि अमेरिका जो है कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पे जो उसकी एक छवि है महाशक्ति के रूप में, उसको ये तीनों देश अब चैलेंज कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसा संजीव जी ने बताया कि इसके जो इमीडिएट रीजन्स है वो जो है एक तो जो वियना में जो है जो एक न्यूक्लियर डील पे ईरान के साथ बातचीत चल रही थी, वो भी रशिया की वजह से, रशिया पे जो सैंक्शन लगाए गए हैं उसकी वजह से उसमें भी कुछ रुकावट आ गई है। इसके अलावा जो एक और यूएस ईरान के बीच डील चल रही थी कि किस तरीके से जो इस्लामिक रिपब्लिकन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है उनको किस तरीके से मान्यता दी जाए। अभी जो है उनको मान्यता नहीं है, उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें वैश्विक परिदृश्य में तो निश्चित रूप से चीन, रशिया और ईरान एक एक्सिस बनता हुआ नजर आ रहा है जो अमेरिका की महाशक्ति के रूप में वैश्विक स्तर पे उसको चुनौती दे रहा है। इसके अलावा देखिए जिस रीजन में अटैक हुआ है वो वहां पे वो कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट है और ईरान हमेशा से जो है ईरान की जो है ये नॉर्दर्न इराक का हिस्सा है और ईरान की इससे राइवलरी रही है। ईरान कभी नहीं चाहता, ये अलगाववादी हैं और उसका काफी जो कुर्दिस्तान का जो है वो काफी इलाका जो है वो ईरान के हिस्से में भी आता है। और ईरान जो है शुरू से ही जो क्योंकि लास्ट ईयर जुलाई में जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि वो अब धीरे धीरे इराक से विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने दिसंबर लास्ट ईयर तक, दिसंबर 31 तक, लेकिन वो विड्रॉ नहीं किए। हाँ, वो एक सो कॉल्ड एडवाइजरी रोल में है, लेकिन अभी भी उनके फोर्सेस जो है वो एयर सपोर्ट और मिलिट्री एड दे रहे हैं इराक को, जिससे वो इस्लामिक स्टेट से लड़ सके। तो ये ईरान को जो है ये अच्छा नहीं लगता है कि इराक में जो है अमेरिकी बेस जो है वो परमानेंट वहां बना रहे। चलिए, वहां की परिस्थिति के बारे में आपने हमें प्रोफेसर बताया है। पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि ये हमला जो है वो दरअसल यूएस डिप्लोमेसी का फेलियर भी है और इसके लिए बाइडेन सरकार को, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद अब इसे अमेरिकन डिप्लोमेसी के फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है। रूस यूक्रेन के बाद अब ईरान और कुर्दिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट। जी देखिए कि जैसा प्रोफेसर सिंह ने बहुत सही कहा है कि ये अमेरिकन डिप्लोमेसी या अमेरिकन स्टेटमैनशिप पर एक चैलेंज है। चैलेंज इसलिए है कि एक और तो आप ईरान के साथ डील करने की बात कर रहे हैं, एक और तो आप वियना में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि हाँ ईरान के साथ अब डील होने वाली है, वो JCPOA पे, ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन पे, कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पे आप काम कर रहे हैं जिससे ईरान पे सैंक्शन हट जाएगा। दूसरी ओर ईरान पे मोसाद के उसमें हमला हो रहा है। अब अगर ईरान उसका जवाब दे रहा है तो आपको तकलीफ हो रही। तो ये डुअल पॉलिसी अमेरिका की नहीं चलती है। और अब इसमें आप अगर रशियन एंगल देखें तो और भी वो हो जाता, क्योंकि रशिया कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि रशिया ये कह रहा है कि ईरान के साथ हम डील को तब मानेंगे जब उसके अंतर्गत आप ये गारंटी दें कि ईरान और रूस के साथ जो व्यापारिक संबंध है वो प्रतिबंधों के अधीन नहीं रहेंगे। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसका मतलब कि ये जो टेंशन है ये सिर्फ रूस यूक्रेन में नहीं, अब बढ़ करके ईरान फ्रंट फिर से खुल रहा है और चाइना तो इनके खिलाफ है। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि एक दो जगह पे और भी ये फ्रंट खोले जाएंगे ताकि ये टेंशन बढ़ाई जाएगी, ताकि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को और कमजोर किया जा सके। जी बिल्कुल, रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जब संजीव सर से हमारी इस पर बात हो रही थी, जब ये खबर हमने ब्रेक की बताया, तो एक एंगल इसमें ये भी है कि 2020 में 2020 में जब असैसिनेशन हुआ कासिम सुलेमानी का, तो ये एक इमोशनल अटैक भी इसे माना जा रहा है कि ये भी एक वजह है कि ईरान ने इस तरीके से अटैक किया है। इस एंगल को हम किस तरीके से समझे? क्या ये बदले की कार्रवाई है? जी हाँ, जब जनवरी 2020 में उनके जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला किया गया था बगदाद में और उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से ही
ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और उनके जो मिलिशियाज हैं वो बहुत तिलमिलाए हुए हैं जी। और इस तिलमिलाहट की वजह से वो अक्सर इराक में और सीरिया में जो यूएस फोर्सेस हैं उनके ऊपर छोटे छोटे अटैक करते रहे हैं। पिछले हफ्ते ये ईरान में जो मिलिशियाज हैं उनका गुस्सा और बढ़ गया जब दमस्कस में इजराइल ने उनके जो हिजबुल्लाह समर्थक ग्रुप थे और जो ईरानी आर्मी के जो 2 जवान मारे गए जी। तो मुझे लगता है कि इसमें जो ईरानी मिलिशियाज हैं उनका हाथ है। लेकिन देखिए, समझने की बात है कि ईरानी मिलिशियाज को ये लोग एनकरेज करते हैं जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, लेकिन उनका एक बड़ा फायदा है, वो हमेशा उसको बिल्कुल। डिनाई और देखिए, करते इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इरबिल में 14 मिसाइलों से हमला हुआ है। तस्नीम मीडिया की तरफ से यह खबर सामने आ रही है कि टारगेट पे दरअसल मोसाद ट्रेनिंग सेंटर था। इजराइल का मोसाद टारगेट था और ईरानी फौज की समर्थक न्यूज एजेंसी है तस्नीम, जिसने यह दावा किया है कि अब 12 नहीं 14 मिसाइलों से हमला किया है ईरान ने। और ईरान के तबरीज के मिलिट्री बेस में ये मिसाइल दागी गई। खासबाद मिलिट्री बेस से मिसाइलें दागी गई हैं। और संजीव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजीव, अब इस पर और अपडेट्स आ रहे हैं। 14 मिसाइलें और दरअसल टारगेट जो है वो इजराइल का मोसाद ट्रेनिंग सेंटर था। क्या देखिए, ऐसा है कि कहां से ये ओरिजिनेट किया है मिसाइल अटैक, उसकी जानकारी आ गई है। पूर्वी ईरान का जो प्रोविंस है अजरबैजान देश भी है और पूर्वी ईरान का एक प्रोविंस भी है, उसके तबरीज में बेस से ये अटैक लॉन्च हुआ था। और ये जो अटैक थे ये सीधे किए गए थे अमेरिकन एयरबेस जो है इस वक्त एयरबिल में, उसी के बगल में ही कॉन्सुलेट का दफ्तर बना हुआ है और वहीं पर सब कुछ एक साथ है। वहीं पर मोसाद का भी दफ्तर सेंटर भी है। जी। तो मिसाइलें चलाई गई थी। ये दरअसल जैसी की चर्चा भी हो रही है, पिछले सप्ताह जो दमास्कस में हमला हुआ था इजरायली एयरफोर्स के द्वारा, उसके जवाबी कार्रवाई के तौर पर की गई थी। बात को जानते हुए कि देखिए, वियना में ईरान और अमेरिका के बीच एक बातचीत नेगोशिएशन का जो दौर है वो एडवांस स्तर पर है। उसके बावजूद इस तरह के हमले हुए, इसका मतलब ये है कि ईरान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान में और परमाणु बम बनाने की क्रिया में ही ज्यादा लगा रहना चाहता है। कहीं न कहीं पीछे से उसे रूस का समर्थन है, क्योंकि ऐसे शर्तें लाई जा रही थी उस डील को फाइनल करने के लिए जिसमें कि रूस का दखल हो रहा था। और ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसी युद्ध के आलोक में ये हमले हो रहे हैं और अमेरिका को 3 तरफ से चैलेंज किया जा रहा है। एक तरफ तो यूक्रेन में आप देख ही रही हैं, दूसरी तरफ अब ईरान भी फील्ड में उतर आया है और उधर ताइवान के ऊपर 3 ही जहाज लगातार उड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि ये युद्ध जो है शायद अगर होता है तो ये बहुत ज्यादा यूक्रेन के युद्ध से दूर नहीं रह पाएगा। जी बिल्कुल, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता संजीव, जैसा कि आप कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर भी इस हमले पर हम देख सकते हैं। यूके देवनाथ जी, अब आप इसको इस तरीके से समझाइए कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं? क्या दुनिया 2 धड़े में 2 एक्सिस में बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? पुतिन का क्या इसमें उकसावा हो सकता है कि ईरान अचानक इतना बड़ा हमला करता है? जी हाँ, ऐसे हमले से अमेरिका की दुविधा बहुत बढ़ जाती है। अमेरिका इस वक्त कम से कम 2 जगह तो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, एक तो यूक्रेन में और दूसरा साउथ चाइना सी में ताइवान को लेकर। तो अमेरिका जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि उसका पूरा जो ध्यान है और कहीं पे ना बटे। यूक्रेन में अब अमेरिका जो है उससे ना खाया जा रहा है ना निगला जा रहा है। वो किसी तरह से यूक्रेन में अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बचाने में लगा हुआ है। साउथ चाइना सी में ताइवान में भी चीन उनको धमकाता रहता है और यूएस नेवी पैसिफिक फ्लीट का 100% जो ध्यान है वो इस वक्त साउथ चाइना सी में ताइवान के आसपास जो ईस्ट चाइना सी है वहां पर है। ऐसी हालत में अमेरिका नहीं चाहेगा कि एक थर्ड फ्रंट खुल जाए। मैं एक और चीज बताता हूं कि हो सकता है जैसे आपने बताया कि इसमें एक एक्सिस का निर्माण हो रहा है जिसमें कि हम सबको पहले से ही मालूम है कि नॉर्थ कोरिया
रशिया, चाइना, ईरान, ये जो है सब अमेरिका को पसंद नहीं करते। लेकिन एक खास बात यह है कि अभी तक ईरान की किसी भी सरकारी एजेंसी ने इस हमले का उत्तरदायित्व नहीं लिया है, और तो और किसी भी ऑफिशियल ईरानी टीवी चैनल ने इस खबर को नहीं बताया है। जो ईरान की जो मिलिशियाज हैं और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, देखिए वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एंटी अमेरिकन हरकतें करती रहती हैं इराक में और सीरिया में। उनका मकसद सिर्फ यही है कि अमेरिका के ऊपर थोड़ा दबाव डाला जाए ताकि अमेरिका जो है सैंक्शन हटाए ईरान के ऊपर से। और जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, उनके ऊपर जो न्यूक्लियर सैंक्शंस डाली गई हैं, वह चाहते हैं कि ये जो उनके ऊपर छोटी छोटी रियायतें दी जाएं और उनको छोटी छोटी मदद जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से मिलती रहे। फिलहाल अमेरिका मेरे हिसाब से इसमें कोई जबरदस्त एंटी ईरान कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि अभी अमेरिका के बस में नहीं है कि वो एक थर्ड फ्रंट में एक नया शफुगा खोल ले। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने बताई। और साथ ही जेके त्रिपाठी जी, अगर हम ये खबर बता रहे हैं कि मोसाद ट्रेनिंग सेंटर टारगेट था दरअसल, और फिर यूएस कॉन्सुलेट पर ये हमला हो जाता है। ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो होना बाकी है, और अमेरिकी ठिकाने पर हमला 2020 में। ये देखिए, जो झंडा फहराया गया था, यानी कि युद्ध का ऐलान इसे माना जाता है। यह झंडा जो आप फहराता हुआ देख रहे हैं, इसे तेहरान के अलख मस्जिद में यह झंडा फहराया गया था और इसे युद्ध का ऐलान माना जाता है। दूसरी तरफ यूएस कॉन्सुलेट पर निशाना साधा गया है। तो क्या यह युद्ध के ऐलान के तौर पे देखा जाए, ये अहम सवाल है। सर जेके त्रिपाठी सर, ये बताइए मुझे कि अगर इजराइल मध्यस्थता करता है रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाली को लेकर, और फिर मोसाद सेंटर उसके टारगेट पे आता है, यानी कि सीधे तौर पर ईरान, अमेरिका, इजराइल दोनों से ही दो हाथ करने को राजी है, और ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर हो सकता है। देखिए, बिल्कुल हो सकता है। इजराइल ने जो मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा है, या इजराइल के वजह से जो मध्यस्थता की बात आ रही है, वो जेलेंस्की कह रहे हैं कि इजराइल की मध्यस्थता से हम पुतिन से बात कर सकते हैं। अभी पुतिन का उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। दूसरी चीज ये है कि इजराइल हो या अमेरिका, अगर उनके किसी भी ठिकाने पे हमला होता है तो आपने देखा है इतिहास में कि किसी न किसी तरह से वो उस हमले का बदला लेते हैं। चाहे पिछले साल सुलेमानी की हत्या से हुआ हो 2020 में, या और किसी बात से, लेकिन वो ये लेते हैं। और खबर ये भी है कि शायद अमेरिका के कुछ जंगी जहाज शायद ईरान पे कुछ ठिकानों पे बम वर्षा करने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं नहीं जानता या कहाँ तक ये खबर सही है, लेकिन अगर ये है तो इसका मतलब कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के साथ इस जंग में, संघर्ष में कूद पड़े हैं। और अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही अमेरिका की शक्ति जो है वो कम होगी। और इसमें देखिए, इसमें अभी भी परसों तक तो जर्मनी और फ्रांस यही कह रहे थे, और इंग्लैंड यही कह रहे थे कि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील करके उसको फाइनलाइज करके हम खत्म करें, ताकि ईरान के साथ हमारे रिलेशन सिक्योर हो जाएं। लेकिन अब जो ऐसे हुआ है तो इसमें फिर इस डील का क्या होगा, ये सोचने की बात है। और इतना ही नहीं, इसमें अब जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड का क्या रुख होगा, ये भी देखने की बात है, क्योंकि रूस के साथ तो जर्मनी और फ्रांस जो है वो बड़े बेमन से रूस के मामले में नेटो में अमेरिका के एक्शन के पक्ष में थे। लेकिन अब इसमें होने से फिर ये दोनों तीनों देश जो बहुत दिन से कह रहे हैं और अमेरिकन प्रशासन के खिलाफ थे कि अमेरिका जो ईरान को बायकॉट कर रहा था, कि अब से फिर JCPOA। बिल्कुल जेके त्रिपाठी जी, अब कई अहम सवाल उठ जाते हैं, जैसा कि पैनल के सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि अब अमेरिका के लिए ये चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाएगी। और क्या इस हमले के बाद, ईरान के इराक पर एरबिल में हमले के बाद अमेरिका तुरंत कार्रवाई करता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।